नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और ये आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। क्योंकि मैं आज आप लोगों के सामने वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्नों का एक सीरीज़ लेके आई हूँ, जिससे आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं वर्णमाला और विराम चिन्हों से, इसे आप पता भी चलेगा। और इस समय यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलडी ग्रेड, जीआईसी इन सब एग्ज़ामों को 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए ये वर्णमाला व विराम चिन्हों की जो प्रश्नोत्तरी है वो बहुत ही आपको लाभदायक साबित होगी। तो कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिए। और जो मैंने इससे पहले अपने वर्णमाला व विराम चिन्ह के प्रश्न वीडियो बनाए थे, उन्हें आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया है। और अब मैं आपको प्रश्नोत्तरी शुरू कर रही हूँ, तो आप देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। तो इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपको मैंने ये बताया था कि दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। तो इसमें डी वो हमारा क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। उसके बाद मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। ई, च, छ, ज, इयां आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। तो हमने आपको बताया था कि च, छ, ज, झ मतलब च वर्ग, और ई ये हमारे तालव्य से होते हैं। प्रश्न नंबर 7, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। ई, ए, ऐ। तो इसमें दीर्घ स्वर नहीं है, तो बी ई हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि दीर्घ स्वर पूछ रहा है, तो ई हमारा दीर्घ स्वर ही होता है। ई और नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कुछ डाउट है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो सी वह हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। यह अलावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण मतलब जैसे जिसमें हमें क्या बताया था मैंने कि 135 जो मतलब पहला, तीसरा, पाँचवा आए वो हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो बी हमारा क्या है, ग अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष, अघोष 2 है था, तो घोष हमारा क्या था, 345। तो जो ए है, ज, वह हमारा क्या है, घोष वर्ण है। ज, क, च, ट। इसमें से ज हमारा घोष वर्ण है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन से हैं। ओष्ठ वर्ण कौन से हैं, तो डी उ हमारा ओष्ठ वर्ण है। काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य, य, स, ह और अण, ये हमारे काकल्य वर्ण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ह जो है हमारा वो काकल्य वर्ण है। य का उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। ओष्ठ, य का उच्चारण स्थान है तालु। र का विवरण है। र का क्या विवरण है। पहला वत्स, लुंडित, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। दूसरा वत्स, पार्श्विक, सघोष, महापाल, व्यंजन। तीसरा वत्स, संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। चौथा वत्स, स्पर्श, सघोष, महापाल, व्यंजन।
तो हमारा र होता है वत्स, लुंढित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ और उस वर्ण कितने होते हैं? 6, 8, 9, 7। तो अंतस्थ और उस व्यंजन हमारे 8 होते हैं, मतलब दोनों 4-4 होते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो आप एकदम समझ लीजिए, जैसे क्या होगा? द, धन री, धन ग, धन अ। फिर दूसरा बी है द, धन र, फिर धन उ, धन ग। तीसरा द, धन री, धन ग। फिर चौथा द, धन र, धन अ, धन उ, धन ग, धन अ। तो इसमें दीर्घ का वर्ण विच्छेद है द, धन री, धन ग, धन आ। मतलब इस दोनों में, इसमें द है तो इसमें री की मात्रा है, और इसमें ग है और इसमें आ है, स्वर आ है। तो यही हमारा जो पहला है वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण प, थ, ब, स। सघोष वर्ण है हमारे ब वर्ण कौन सा है? हमारा सघोष वर्ण। उस व्यंजन कौन सा है? उस व्यंजन हमारा ह, ल, म, ज। यहाँ पे हमारा उस व्यंजन है ह, ल, म, ज। तो यहाँ पे हमारा ह जो है, हाँ, ये हमारा स, ख, श, ह, ये हमारे उस व्यंजन कहे जाते हैं। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। उद्यान, तो उ, फिर धन द, धन य, धन आ, धन न, धन आ। तो आप देखिए यहाँ पे जो है उद्यान, तो ये सी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? उ, धन द, धन य, धन आ, धन न, धन अ। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में कौन सा नहीं है? ड, ढ, ध, ड़। तो जो ट वर्ग में नहीं है वो हमारे क्या हैं? ध हमारा ट वर्ग में नहीं आता। ट वर्ग में तो ट, ठ, ड, ढ, ण यही आते हैं, तो इसमें ध नहीं आता है। इसमें से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगे कि हाँ ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप समझिए कि सभी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम है, नहीं, सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में वहीं से भी पूछ सकता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं 52। ठीक है, ये तो सब पता है। एक अभी ज़्यादा मतलब सब कह रहे हैं कि ये अक्षर आ गया है, तो ये अभी मुझे कंफर्म करना है कि ये अक्षर ऐड हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद हमारा 53 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखिए उसके बाद जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या हैं वे? जो सिर्फ मुख से निकलते हैं। वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर और निरुनासिक स्वर। तो इसमें निरुनासिक जो है उसकी जो ध्वनि होती है वह केवल मुख से निकलती है। अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? अर्धविवृत स्वर होते हैं हमारे कौन से होते हैं? ओ, ए, आ, ए। इनमें से अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? ए हमारा अर्धविवृत स्वर है। उसके बाद सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन समझ रहे हैं ना? क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना? ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो इसमें जो ये है क, देखिए ये स्पर्श, देखिए इसमें हाँ आ जा रहा है, इसमें य है, इसमें श, ये सब नहीं, लेकिन क, च, प, द, यह सी हमारा जो है ये हमारा सही है कि सभी व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है। सब 26वां हमारा है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ए, ख, छ, ठ, ध, च, ड, म, स, ध, य, द, ध। तो इसमें से सभी महाप्राण हैं कौन कौन से? क, ख, छ, ठ। तो मैंने बोला था जब आपको 24 याद कर लीजिए, महाप्राण का 24, तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए
हमारा 27वां प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ये हमारा सही कौन सा है? बी। उसके बाद 28वां है, वह व्यंजन है, क्या है? ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है, अघोष है। तो जो वह है वो हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद देखिए 29वां हमारा है, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिन रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में वे ये लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट समझ के आप सोचिए कि लिखित भाषा में, है ना, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं कि लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। उसके बाद ये प फ हमारा तीसरा प्रश्न है, प ह ब भ म, ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो ये हमारे कैसे व्यंजन होते हैं? इनका स्थान कहाँ से होता है? प फ ब भ म, तो ये हमारे ओष्ठ से होते हैं। इनका उच्चारण स्थान हम ओष्ठ से करते हैं। ठीक है। 31वां प्रश्न है, जो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 32, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? ये हमारे स्वर हैं। इसके बाद स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि होते हैं। क, ग, घ, घ। तो 33वें का प्रश्न हमारा है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण होते हैं, वो हमारा है ख। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका है दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि है व, फ, य, र। तो दंत्योष्ठ ध्वनि हमारी है व। ये दंत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण स्थान है, तो वह हमारी दंतोष्ठ ध्वनि है। तो आप कम से कम हम 100 प्रश्न करेंगे आज। इस 100 प्रश्नों को हम उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? प्रश्न नंबर 35, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, ख, श, ह। ये हमारे ये हमारा पहला ही ऊष्म व्यंजन होता है। हिंदी के प्रश्न नंबर 36, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास प्रयोग किया जाए उन्हें वर्णों को हम कहते हैं अघोष। उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष। य, र, ल, व, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? प्रश्न नंबर 38 कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ड, अड़, ल, र, च। तो मैंने आपको बताया था अगर पार्श्विक है तो उसका उल्टा समझिएगा कि ल है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? 39वां है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल, प, च, ट। तो इसमें से हमारा ल एक अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 40,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ए। तो इसमें से हमारा कंठ तालव्य कौन सा है? ई, आ, औ, ए। तो यहाँ पे डी जो हमारा है वो हमारा क्या है? कंठ ताल से निकलता है, मतलब उसका उच्चारण स्थान है। इसके बाद प्रश्न नंबर 41, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपको क वर्ग का पता है, कर का कंठ से है, तो ट वर्ग मूर्धन्य से, और च वर्ग तालव्य से, और त वर्ग दंत से। तो यहाँ पे पूछा गया ट वर्ग का उच्चारण स्थान दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो मूर्धन्य ध्वनि है। इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, उ, ए, ओ। तो इसमें से दीर्घ स्वर हमारा है ए, मतलब आ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार हमेशा क्या करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लगा लीजिए कि अनुस्वार हमेशा पंचम वर्ण का कार्य करता है। देखिए, आप परीक्षा में जाएंगे, अगर आपको जो है आपका समझ लीजिए हिंदी साहित्य तैयार है और भी जो चीज़ें तैयार, लेकिन अगर व्याकरण तैयार नहीं है तो आप समझ लीजिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्याकरण हो जाता है कि उसमें हमें सोचना रहता है कि हाँ भाई, और हम हिंदी साहित्य को तो अपना कुछ ट्रिक से, कुछ कहानी से सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें व्याकरण पढ़ना है तो उन्हें पहले विस्तार से समझना होता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले व्याकरण की ही सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि व्याकरण आपका अगर मजबूत है तो आप हिंदी में कहीं भी आप परेशानी नहीं होगी, आपको कोई भी एग्जाम हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर नहीं है, इसमें हमारे आ जाएंगे ए, आई, उ, ओ। तो ये सी, इसमें ऊ जो है बड़ा ऊ, वो हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। ए, आई, ओ हमारे संयुक्त स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दंत कौन सा नहीं है? त, द, य, ल। तो सबसे पहले दंत नहीं है, तो द हमारा दंत में नहीं आता है। यह हमारा दंत में नहीं आता, नंबर डी। ठीक है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? प्रश्न नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीव से करने के बाद हमारा विवृत जो है वो नहीं आता है। ठीक है, अग्रस्वर आते हैं, मध्य स्वर आते हैं, पश्च स्वर आते हैं, लेकिन विवृत नहीं आता है अगर हम हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव के भाग के आधार पर किए तो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि, तो क, ख यही हमारी कंठ ध्वनि है। तो इसमें पेज क्या है? ए। निम्नलिखित में से 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन 48 है हमारा ग, पहला है ग, घ, ज, झ, ड, ड और प, फ। तो इसमें से ड, ड जो है वो हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। प्रश्न नंबर सी। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं हमारे आ, क, ग, थ, ध, प, भ। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही हमारे अल्प प्राण में आ रहे हैं। आ भी अल्प प्राण होता है और क और ग भी हमारा अल्प प्राण होता है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, निम्नलिखित में शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो घ, ख, ग, उ, ए, औ, स। तो निम्नलिखित में से शब्दों में से नवीन ध्वनियाँ हैं ख और ग। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें से अ, ख,
च म झ। इसमें से हमारा घोष स्वर कौन सा है? तो ये हमारा है म। निम्नलिखित 52 निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है वो हमारा कौन सा है? एक वर्ण व्यंजन उ ख र य। तो इसमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है वो हमारा है उ, क्योंकि उ स्वर है। प्रश्न नंबर 53 निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? जो उच्चारण जिसका ओष्ठ नहीं है? प ब म त। तो आपको अच्छे से पता है त जो है वो दंत से होता है, इसलिए वो सही नहीं है। तो ये हमारा डी जो है वो सही नहीं है। प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ख य ग ज। तो इसमें से कौन सा हमारा नासिक व्यंजन नहीं है? नहीं है। इसमें से जो है कौन सा हमारा नासिक व्यंजन है? तो इया जो है वो हमारा नासिक, क्योंकि ई ड है ना, इया अड़ा, ठीक है। ऐसे जो सब पंचमाक्षर जो होते हैं वो हमारे होते हैं व्यंजन, किस नासिक के व्यंजन। प्रश्न नंबर 55 ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इन नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ, तालव्य। तो आपको अच्छे से पता है इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालव्य। फिर प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में किससे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ये है हमारा श्री। श्री जो है उसे हमें मानक हिंदी में स्थान नहीं दिया गया है। री, क्री, ड इनका स्थान है, लेकिन श्री का स्थान नहीं है। प्रश्न नंबर 57 निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? तो द्वित व्यंजन तो बहुत ही आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इसमें द्वित व्यंजन सिर्फ दिल्ली में आया है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 स ख श ह ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो प्रकम्पी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उष्मी संघर्षी व्यंजन। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो है हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन हैं। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे देखिए। छह ध्वनियाँ नहीं, प्रश्न नंबर 60 देखिए। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो वो हमारा हो जाएगा बी, ज और इया। यह हमारे जो है ज्ञ बना है किससे? ज आधा ज और धन इया से हमारा बना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 61 निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है हमारा स। फिर पेज नंबर 62 प्रश्न नंबर 62 में घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ, जबकि मूर्धा हमारा किसका है? मूर्धा हमारा किसका है? ट वर्ग का। तालु हमारा है मूर्धन्य, अच्छा नहीं सॉरी ये हाँ, और दंत हमारा त का था, तालु हमारा च का था और मूर्धन्य हमारा ट का था। तो घ उच्चारण स्थान है कंठ का। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 63 का निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 63 में निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो ड, ज्ञ, ड, अड़। तो यहाँ पे बी हमारा जो है वो ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द, ट। तो इसमें से जो ट है वो हमारा दंत्य नहीं है। कौन सा मानक वर्ण है? कौन सा मानक वर्ण है? तो इसमें से ख, ख, भ और भ। तो ये हमारा मानक वर्ण है भ। अमानक वर्ण ये कहते हैं इसको। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पूछता नहीं है, तो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रश्न नंबर 66 है छह वर्ण किसके योग से बना है? ये किससे मिलकर बने हैं? तो ये आपको मैंने बताया था आधा क धन ख खटखुड़ा स से।
67। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या है 11। ये ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ज। तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो वो हमारे हैं ज हमारा स्वर नहीं है। जो सबको पता है कि ये व्यंजन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ढ, ड, ढ, ढ। ये तो इजी है, ये सब आप लोग कर लोगे। घ हमारा ट वर्ग में नहीं आता। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर हमारा कौन सा है? आ। ये आप इम्पोर्टेंट लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? प्रश्न नंबर 71 का है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी चौपाई लगाकर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अगर आप लोग जो है सोचिए कि कम से कम हमें इस प्रश्नोत्तरी वर्णमाला से कम हमें 200 प्रश्न जो है करने हैं, क्योंकि इन 200 प्रश्नों को अगर हम कर लेंगे तो हमारे यहाँ से एक भी प्रश्न गलत होने वाले नहीं है, कैसे भी पूछेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की मेरी जो है वर्णमाला और विराम चिन्ह की विस्तार वाली जो है नहीं देखी है वीडियो, तो प्लीज़ आप उसे देखिए और उसके बाद आप मुझे बताइए। फिर आप इसको देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होने लगेंगे इस वजह से। 72 है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 72 का है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ये हमारा है स्त्री, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए यानी ल, क, री। तो आप सबको पता है ये हमारा स्वर है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है य, ड, य, स, ट। तो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 75, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल है कंठ और तालु। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसमें ताल, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। तो यहाँ पे जो तालु है ये हमारा च और छ का मतलब इस पूरे च वर्ग के पूरे में कहाँ उच्चारण स्थान होता है? तालु से। तो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। उसके बाद देखिए तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है च वर्ग, च, छ, ज, झ। ये हमारा तालव्य व्यंजन है। तो आप लोग सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण और ये क्या कहते हैं अरे उच्चारण स्थान, ये आप लोग जरूर से अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 79, कौन सा वर्ग घोष नहीं है? र, ल, त, ड। तो इसमें से त जो है वो हमारा घोष नहीं है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? ऋषि स्वर हमारा किस शब्द में नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि आदि। तो बहुत सरल है, ये बीएड में पूछा जाता है, तो इसमें कोई वही नहीं है। फिर 81 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वाली ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजनों के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं आपको ज़्यादा जोर दे रही हूँ पढ़ने के लिए, वो आप ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 82, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? प्रश्न नंबर 82 में ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो वो हमारे कंठोष्ठ वर्ण हैं।
हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 52 हैं, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ये आया है ल मराठी का, तो ये मुझे अभी डाउट है 52 है कि 53 हो गए हैं, ऐसे इसको जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 84, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है 52। उसके बाद स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के क्या प्रकार हैं? 2 प्रकार है ना, तो इसमें 3 हैं, दीर्घ, विलुप्त और ह्रस्व। तो स्वर ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? दीर्घ, विलुप्त, ह्रस्व। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ब क्या है? ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निर्गुणाशिक। दूसरा है दंत्योष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्गुणाशिक। दंत्योष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निर्गुणाशिक, ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निर्गुणाशिक। तो हमारा जो ब वर्ण है वो हमारा है दंत्योष्ठ है ब वर्ण, स्पर्श भी है, अल्पप्राण भी है, घोष है और निर्गुणाशिक भी है। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर है यह हमारा हमेशा अर्धस्वर कहलाएगा। अर्धस्वर य र ल व, ठीक है। उसके बाद महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो आपको पहले बताया था, अगर आप 24 याद कर लिए तो आपको महाप्राण समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 89, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई है ध्वनि। फिर 90 देखिए प्रश्न नंबर 90, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ख, थ, ज, फ। तो इसमें से जो च है वह व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। इनमें से कौन सा वर्ण, प्रश्न नंबर 91, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसमें क, च, ट, य। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन जो है वो यह नहीं है, क्योंकि यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है। यह र ल व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये हमारे हैं क, ख, य, र, च, ज, ट, ड़। तो यहाँ पे क और ख हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं। 93 प्रश्न नंबर 93 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 93 का डी सही हो जाएगा। हिंदी की सध्वनि है। प्रश्न नंबर 94 में हिंदी की सध्वनियाँ हैं मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। तो आपको पता है होना चाहिए कि जो च वर्ग है वो भी तालव्य से होता है और जो स है वो भी तालव्य से है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? म, ब, उ, आ। तो यहाँ पे आ जो है वो हमारा आ हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 95 का है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो जो आ है वो हमारा ओष्ठ नहीं है, जबकि माँ, उ, ब ये हमारे ओष्ठ में आते हैं। प्रश्न नंबर 96, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो यहाँ पे च, ज, इया ये हमारे अल्प प्राण के समूह हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो जो आकाश है वह वर्ण शब्द का अर्थ नहीं, तो जबकि वर्ण माने रंग, वर्ण माने जाति, वर्ण माने अक्षर। प्रश्न नंबर 98, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो र, त, श और ड, जिसमें से त जो है हमारा घोष नहीं है। तो प्रश्न नंबर 99, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली ध्वनि नासिक ध्वनि,
होती हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं। सी हमारा है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या डी हमारा व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? जो स्वर के बाद आती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री शब्द स्वर नहीं है? तो यहाँ पे री जो है वो कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज। तो रिवाज में री स्वर नहीं है। तो दोस्तों आज की हमारी ये प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हो रही है। इसके बाद हम 101 प्रश्न से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो कृपया करके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कहीं भी आपको कुछ त्रुटि लगे या फिर कहीं आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।